मैं हृदय शर्मा। हम पिछले वीडियो से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे उसमें आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम आज आधुनिक भारत के इतिहास से एक टेस्ट लेके आए हैं। तो हम अधिक समय ना लेते हुए अपने टेस्ट के प्रश्नों को देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में सांप्रदायिकता का जन्म कब से हुआ। सांप्रदायिकता का जन्म कब से माना जाता है? सांप्रदायिकता का जन्म कब से माना जाता है? तो वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, एक मार्ले मिंटो एक्ट, जिसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसका दूसरा नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909 ये उसका दूसरा नाम था। इसमें दोस्तों पहली बार सांप्रदायिकता का जनक क्यों कहते हैं इसे? इसका कुछ तो कारण रहा होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात कर दी गई थी। आरक्षण की बात कर दी। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें हिंदुओं से पृथक मान लिया गया। हिंदुओं से जब इनमें आरक्षण की बात की तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हिंदुओं में हीन भावना उत्पन्न हो गई, द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। ये सब छोटे छोटे कारण बनते हैं भारत में। तो 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था उसका कोई एक कारण नहीं था। कई समय से, कई वर्षों से जो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में कहीं ना कहीं जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा था उसका परिणाम था भारत का विभाजन। तो इनमें रोष उत्पन्न हो गया था। फिर आगे जाके दलितों को अलग निर्वाचन पद्धति दे दी गई, आरक्षण दे दिया गया। तो ये उसके सांप्रदायिकता जनक में सहायक कारण हुए थे। सांप्रदायिकता का जन्म 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव यानी पाकिस्तान को अलग देश बनाने का प्रस्ताव ऑफिशियल रूप से कब पारित हुआ था? ऑफिशियल तरीके की बात कर रहे हैं तो वर्ष 1940 में। 40 में ये पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। इसमें क्या हुआ था? पारित किया था या प्रस्तुत किया था? इसमें क्या हुआ था? जो मुस्लिम लीग थी उसका वार्षिक जो अधिवेशन होता है वो आयोजित हुआ था कहाँ? लाहौर में। लाहौर में आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान को अलग देश बनाने का जो पाकिस्तान प्रस्ताव था, पाकिस्तान प्रस्ताव, उसको खुल के उसकी मांग कर दी थी। उसको ऑफिशियल तरीके से अनाउंस कर दिया था कि हम अलग पाकिस्तान चाहते हैं। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह बात साफ कर दी थी। अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न कि तीसरा प्रश्न यहाँ से क्या कहता है। अब देखते हैं वर्ष 1907 के सूरत विभाजन की अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा, आपको यहाँ एक प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि सूरत विभाजन, सूरत तो आपको पता है शहर है एक, इसको विभाजन क्यों बोल रहे हैं? क्या कारण है इसको विभाजन बोलने का? तो आप देख रहे होंगे कि वर्ष जो 1885 था तब से लेकर 1905 तक जो कांग्रेस थी उस पर किसका प्रभुत्व था? उदारवादियों का। ठीक है, 1905 में आकर क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई। तो बंगाल विभाजन का सीमित स्वरूप था। उदारवादी बोल रहे थे इसे केवल बंगाल तक सीमित रखें, उग्रवादी थे वो बोल रहे थे कि इसे पूरे भारत में विस्तृत कर दें। तो यहाँ से उनमें एक टकराव उत्पन्न हो गया था वर्ष 1905 से, और 1907 तक जाके ये टकराव इतना बढ़ गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दो पालियों में विभक्त हो गई, दो भागों में बट गई। उदारवादी अलग हो गए, उग्रवादी अलग हो गए। इसलिए सूरत विभाजन से क्या हुआ? सूरत में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में, वहाँ से ये दोनों बट गए थे, उग्रवादी और उदारवादी, वो लोग बट गए थे सूरत के अधिवेशन से। इसलिए सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसे बोलते हैं सूरत का विभाजन, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एक नेता थे कांग्रेस के, रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। अच्छा,
जो सूरत विभाजन था या अधिवेशन था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस अधिवेशन में जूते चप्पल तक चल गए थे। इन दोनों की उग्रवादियों उदारवादियों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस अधिवेशन में जूते चप्पल चलने लगे थे। रासबिहारी बोस पे किसी ने जूता फेंक के मारा था। ये घटनाएं हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कानून के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। भारत में, जो स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय के भारत में ब्रिटिश राज स्थापित था, उसमें किस में कहा था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। तो वर्ष 1921 में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1921 आया था। भारत शासन अधिनियम 1921 है। इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये बोलते हैं इसे। इसमें ये हुआ था, इसमें पहली बार कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए, एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विस कमीशन होना चाहिए। और इसी के आधार पे जो 1921 में बात की गई, ये प्रावधान डाला गया, इसी के आधार पे वर्ष 1926 में जाके लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो ये प्रश्न देख लिया। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर होता है दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, क्यों कहते हैं? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्यों कहते हैं इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बड़े स्तर पर राष्ट्र भावना में जो राष्ट्रीय गतिविधियां हैं या राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय गतिविधियों में योगदान दिया। और क्या किया? लोगों में राष्ट्र भावना का संचार किया। मतलब ये समझ लो आपकी राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पितामह कहते हैं। अच्छा, ये जो थे हमारे दादा भाई नौरोजी, ये पारसी संप्रदाय से संबंधित थे। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो पारसी संप्रदाय संबंधित थे। पारसी संप्रदाय की एक बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जो इनके जो मरणोपरांत एक जो इनकी जो शरीर बचता, जो शव बचता है, उसको ये गिद्धों के हवाले कर देते हैं। इनका ये मानना होता है कहीं ना कहीं हमारी जो डेड बॉडी है वो किसी पक्षी के काम आ जाए, उनकी भूख मिटा सके, तो इनको गिद्धों के हवाले कर देते हैं। ये फैक्ट टाइप का है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेल कब चली? तो वर्ष 1853 में चली थी। अच्छा, ये प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि कहाँ चली थी, किन किन शहरों के मध्य चली थी? तो भारत में एक शहर है, एक मुंबई से ठाणे के बीच चली थी ये ट्रेन। पहली ब्रिटिश काल में ही चल गई थी, अंग्रेजों ने चलवाई दी थे। हालांकि इसको जो ट्रेन चली उसके चलवाने का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं ये था कि इंग्लैंड से विनिर्मित वस्तुएं आ रही हैं, उनका किस प्रकार भारत में प्रसार किया जा सके, इस प्रसार में सहायता के लिए ट्रेन चलाई गई थी और भारत से कच्चे माल को एकत्रित करके ब्रिटेन ले जाया जा सके। इसलिए तो अंग्रेजों ने कुछ अपने उद्देश्यों के लिए, अपने आर्थिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये ट्रेन चलाई थी। राजनीतिक उद्देश्य कैसे? तो कहीं ना कहीं जो विद्रोह होते हैं, जो विद्रोही गतिविधियाँ होती हैं, उनका दमन में सहायता के लिए भी ये ट्रेन, इनका उपयोग करने के उद्देश्य अंग्रेजों ने चलाई थी। तो ऐसे इनके कुछ उद्देश्य थे। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखते हैं भारत में कब से भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। यानी किस वर्ष से भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी? तो इसका उत्तर है 1813।
1813 में एक अधिनियम आया था भारत में, चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें ये कहा था कि कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए जो भारत में सरकार है, अंग्रेजी सरकार, वो शिक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी, 1 लाख रुपए व्यय करेगी। ये बात कही गई थी इस 1813 के चार्टर एक्ट में। और क्या हुआ था, हालांकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट, इसी एक्ट में ये कहा गया था कि भारत में जो ईसाई मिशनरी हैं उनको प्रवेश करने की अनुमति इसी एक्ट के माध्यम से दी गई थी। अगला जो प्रश्न आता है हमारा वो है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहले ये देखिए कि बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 में हुआ था। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा किन किन के बीच हुआ था, क्यों हुआ था। तो इनको हम अभी छोटे लेवल पे समझ लेते हैं कि बंगाल के एक नवाब थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब थे ये। इन्होंने अवध के नवाब थे कौन, शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, उनको साथ लिया, ठीक है। और भारत के सम्राट थे एक मुगल शासक कौन, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। उनके साथ मिलकर किससे युद्ध किया, अंग्रेजों से, बक्सर नामक स्थान पर, बक्सर नामक स्थान पर युद्ध किया। जिसमें इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि अंग्रेज जीत गए थे, अंग्रेजों की विजय हो गई थी। और जो मीर कासिम वाली ये पार्टी थी, इसकी हार हुई थी। इस युद्ध के कारणों के बारे में देखें तो वही अंग्रेजी नीतियाँ थीं, कहीं ना कहीं इनके रजवाड़ों में हस्तक्षेप था, अधिक लगान की मांग ये रियासतों से करने लगे थे। तो ये इनके कुछ कारण थे। और जब हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक को देखेंगे तो अच्छे से वहाँ इसको विस्तारपूर्वक इसके कारण, परिणाम, प्रभाव क्या था, ये क्यों हुआ था, सबको विस्तारपूर्वक समझेंगे। अब देखते हैं अपने श्रृंखला का अगला प्रश्न। अब देखते हैं नवा प्रश्न कि पंजाब के महाराजा जो रणजीत सिंह एक पंजाब में राजा हुए थे, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। सबसे पहले ये देखिए महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, इन्होंने कब शासन किया। तो वर्ष 1792 से लेके 1839 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। और जो महाराजा रणजीत सिंह हैं उन्हें शेर पंजाब की उपाधि भी दी जाती है, शेर पंजाब भी कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। हालांकि लाला लाजपत उनको, सरदार भगत सिंह को भी शेर पंजाब कहते हैं, 2-3 लोग हैं उनको कहते हैं, इनको भी शेर पंजाब कहते थे। और अब देखते हैं इनका उत्तराधिकारी कौन था। तो इनका एक बेटा था खड़क सिंह, वो इनका उत्तराधिकारी था। वो कब शासक बना, 1839 में, और 1839 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। जबकि महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत ही कुशल शासक थे, बहुत कुशल और बहुत योद्धा शासक थे, बहुत कुशल और बहुत ही योद्धा शासक थे। इनके बारे में कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि इनकी जो फौज थी ब्रिटिश सरकार के बाद, ब्रिटिश फौज के बाद, इनकी फौज ब्रिटिश फौज के बाद एशिया की दूसरी सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी फौज थी, दूसरी सबसे सशक्त फौज थी, ब्रिटिश के बाद दूसरी सशक्त फौज। कहाँ थी सबसे सशक्त फौज, एशिया में। मतलब आप समझिए कितने बड़े भूभाग में एक छोटे से क्षेत्र का राजा इतनी बड़ी, इतनी सशक्त फौज तैयार कर लेता। कहते हैं कि इनकी जो फौज थी उसे मतलब उसको प्रशिक्षित करने के लिए यूरोप से अधिकारी बुलाते थे, ये उसको ट्रेनिंग देने के लिए, इतने कुशल शासक थे ये। हालांकि इनके बारे में जब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तब इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं हम, शुद्धि आंदोलन क्या था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्या था ये, तो ये भी बता रहा हूँ। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है। सबसे पहले ये देखिए कि शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आर्य समाज से संबंधित है। कभी कभी ऑप्शन में आर्य समाज ना मिले और प्रश्न पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है, और हो सकता है आर्य समाज ऑप्शन में ना मिले, तो आपसे पूछ सकता है कि शुद्धि आंदोलन जो है ऑप्शन में फिर ये होगा कि दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती संबंधित है। क्यों,
अच्छा ये है क्या, तो इसमें जो होता था कि जो हिंदू थे जो धर्मांतरण कर चुके थे, उनको वापस अपने धर्म में, अपने धर्म में गृह प्रवेश कराने के लिए, गृह प्रवेश हेतु ये चलाया गया था। ये था इसमें जो हिंदू थे जो पूर्व में धर्मांतरण कर चुके थे, तो उनको अपने धर्म में पुनः वापस लाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसको कौन लेके आया था? दयानंद सरस्वती जी, उनकी आर्य समाज और दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज से संबंधित है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में शोक दिवस कब मनाया गया था? शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का 1905 को। अच्छा ये शोक दिवस था क्या और क्यों मनाया गया था? आपको पता होगा ये वही दौर था जब भारत में बंगाल विभाजन की घटना हो रही थी। बंगाल विभाजन भारत में घोषित हुआ था। बंगाल विभाजन घोषित हुआ था। ठीक है, उसका विरोध, उसके जो विरोध में आंदोलन चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे बोलते थे बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, उसमें क्या होता था? उसमें जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया। ठीक है, और उसी क्रम में अब भाई आंदोलन कैसे करें? तो 16 अक्टूबर की जो तारीख थी, 16 अक्टूबर जो तारीख थी, इस दिन जो बंगाल विभाजन था, 16 अक्टूबर तारीख को बंगाल विभाजन जो था वो लागू हो रहा था। बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन लागू हो रहा था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू होने की तिथि थी। अच्छा बंगाल विभाजन किया क्यों था? जो बंगाल था वो उस टाइम पे बहुत सशक्त था, बहुत समृद्ध था, वहाँ क्या क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती रहती थी, इसलिए उनकी शक्ति को कम करने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। तो इस उद्देश्य, फूट डालने के उद्देश्य से, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया या निर्णय लिया, और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू होना था बंगाल का विभाजन। इस विरोध में जो राष्ट्रीय नेतृत्व था कांग्रेस का, उसने 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है ये हुई थी 1 नवंबर 1913 को। अच्छा 1913 को किसने की थी? तो भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, उन्होंने की थी। आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा, कहाँ की थी? तो ये भारत में नहीं हुई थी इसकी स्थापना, बिल्कुल इसकी स्थापना अमेरिका में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। इसके उद्देश्य क्या थे कि जो भारत से जो लोग अमेरिका में हैं उनमें राष्ट्रीय भावना जगाना, उनको कहीं ना कहीं विद्रोह के लिए तैयार करना, हथियार एकत्रित करना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, तो ये कहीं ना कहीं इनके उद्देश्य थे। ठीक है, कहाँ स्थापना हुई थी ये प्रश्न बन सकता है आपसे। 1 नवंबर 1913 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी। किसने की थी? संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। और कहाँ हुई थी? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ हम आज का जो टेस्ट है उसको ख़त्म करते हैं, और आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।